जिम रॉन का एक प्रसिद्ध कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी तुम्हारी संगत कैसी है ये डिसाइड करेगी कि आप कैसे हो। यानी अगर आपकी संगत में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 9 to 5 जॉब इसलिए करते हैं ताकि मंथ के आखिरी में उन्हें सैलरी मिल सके और वीकेंड पर नेटफ्लिक्स देखते हुए या वीडियो गेम खेलते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं, तो आप भी ऐसे ही होंगे। ऐसे लोगों को एवरेज लोग कहा जाता है। एवरेज लोग पैसों की बचत करते हैं ताकि वो एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट ज़िंदगी जी सकें। ज़्यादातर लोगों को ये उम्मीद होती है कि वो सेविंग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो रिटायर होने के बाद अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से खुल के जी सकें। लेकिन जब तक वो रिटायर होते हैं तब तक उनके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं बचती क्योंकि वो बूढ़े हो चुके होते हैं। आप अपने सराउंड जो लोग हैं उनको देखिए, वो चाहे आपको परिवार हों, आपके दोस्त हों, कलीग हों। क्या कोई मीनिंगफुल लाइफ जी रहा है? क्या कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके लिए मीनिंगफुल हो? क्या कोई ऐसा है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर परेशान ना हो? क्या कोई अपने ड्रीम पर काम कर रहा है? आपका जवाब शायद ना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा कल्चर आज्ञा मानने और एवरेज होने की स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। हमारे बचपन से ही हमारी ऐसी कंडीशनिंग कर दी जाती है कि हमें बचपन से मेहनत से पढ़ाई करनी है, स्कूल पास करना है, कॉलेज की डिग्री पास करनी है, उसके बाद एक 9 to 5 सिक्योर जॉब हासिल करनी है और उस जॉब में पूरा महीना 9 to 5 सिर्फ इसलिए काम करना है क्योंकि मंथ के लास्ट में हमें एक सैलरी मिलेगी। उस सैलरी में टैक्स कटने के बाद जो बचे हुए पैसे हैं उनसे हमें घर का खर्चा, कार का खर्चा, बिल्स के खर्चे, शादी, बच्चों का खर्चा, ये सब करने के बाद जो पैसे बचे हैं उन्हें हमें सेविंग करनी है ताकि हम बुढ़ापे में अच्छी रिटायरमेंट ले सकें। सोसाइटी ने हमें यही सिखाया है और इसी को रैट रेस कहा गया है। यानी चूहों की तरह सब एक दूसरे के पीछे दौड़ने में लगे हुए हैं। किसी को उसकी वैल्यू या उसका मतलब नहीं पता। हम अपनी सारी उम्र ऐसे ही बिता देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ और रोज वही रूटीन। आखिर में जब हमें एहसास होता है कि हमने कुछ मीनिंगफुल तो किया नहीं, तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला या ऐसा तरीका है जिससे हम इस रैट रेस से बाहर निकल सकें? तो बिल्कुल है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और मैं आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हुआ एक बहुत ही स्पेशल किताब को लेकर, जिसका नाम है द ग्रेट रैट रेस एस्केप फ्रॉम वेज स्लेवरी टू वेल्थ, जिसे लिखा है MJ डिमार्को ने। तो दोस्तों, एवरेज लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का सफ़र शुरू करें उससे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब पर नए हैं तो फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। द इकोनॉमिक रिलीजन। दोस्तों, हम जिस समाज का हिस्सा हैं वहाँ पे कई प्रकार के चूहे हैं। पहले टाइप के चूहे वो हैं जो शॉपिंग में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि वो लेटेस्ट कपड़े, गैजेट, कार जैसी चीज़ें खरीदेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, इज्जत मिलेगी और उन्हें संतुष्टि का एहसास होगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसे चूहे भी हैं जिनका मानना है कि वो पैसे बचाएं, पैसे सेविंग करके कई साल तक उसे इन्वेस्ट करने से वो अमीर बन जाएंगे। शॉपिंग करने वाले चूहे सैलरी मिलते ही पैसे खर्च करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। वहीं सेविंग करने वाले चूहे अपना पूरा खर्च निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं वो ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें इसका फल मिलेगा। किसी भी तरीके से दोनों ही चूहे इकोनॉमिक गुलाम हैं। गुलाम दो तरह के होते हैं, एक वो जिन्हें पता है कि वो गुलाम है, दूसरे वो जिन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो गुलाम है। हमारी सोसाइटी हमें बचपन से ही यही सिखाती है कि मेहनत से पढ़ाई करो और काम करो, हमें टैक्स भरना चाहिए, फ्यूचर के लिए पैसे बचाने चाहिए और रूल्स फॉलो करने चाहिए। हम इकोनॉमिक रिलीजन को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि हम असल में गुलाम हैं। और आगे ऑथर ने स्क्रिप्ट के बारे में बताया है। स्क्रिप्ट SCRIPT। S यानी स्कूलिंग, C कंज्यूमरिज्म, R रिस्पॉन्सिबिलिटी, I इग्नोरेंस, P प्रोमिसेस और T टैक्सेशन। हमारा समाज हमें स्क्रिप्ट को फॉलो करना ही सिखाता है। तो चलिए स्क्रिप्ट को समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं S से। S का मतलब स्कूलिंग। जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको मंडे से फ्राइडे तक स्कूल जाने के लिए ट्रेन किया जाता है ताकि आप 65 की उम्र तक मंडे से फ्राइडे काम पर जा सकें।
स्कूल में जो सबसे बेसिक चीज़ सिखाई जाती है वो है अथॉरिटी और रूल्स को फॉलो करना। स्कूल जाने से आप इतने स्मार्ट तो हो जाते हैं कि काम करने लगते हैं, लेकिन इतने स्मार्ट कभी नहीं बन पाते कि आप उस अथॉरिटी या लोगों पर सवाल उठा सकें जो आपसे काम करवाते हैं। और आगे बढ़ते हैं सी, यानी कंज्यूमरिज्म। आपके बचपन के खिलौने बहुत सस्ते आते थे और आप उसी में खुश हो जाते थे। जब आप टीनेज के हुए तो आपके खिलौनों का दाम थोड़ा सा बढ़ गया, जैसे बाईसाइकिल या कोई वीडियो गेम। और जब आप एडल्ट हुए तब आपकी खुशी का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। जब आप कार, घर या कोई ऐसी महंगी चीज़ खरीदते हैं तब आपको संतुष्टि मिलती है। हालांकि आप जिन चीज़ों को खरीदते हैं उन्हें सिर्फ वीकेंड पर ही इंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि हफ्ते के बाकी दिन तो आप उनके पैसे भरने के लिए पैसे कमाने में बिजी रहते हैं। हो सकता है आपके पास अच्छा घर या अच्छी कार हो, लेकिन आपको अगले 30 सालों तक उसके पैसे भरने के लिए काम करना पड़ेगा और साथ ही आपको उसका एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। और सी से आगे है आर, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडल्ट होने के बाद आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे घर की, परिवार के सदस्यों की, बच्चों की। आप इन जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि स्क्रिप्ट की आपके ऊपर मजबूत पकड़ है। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ काम करने के लिए और अपने बिल्स भरने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और इसके बाद आई का मतलब है इग्नोरेंस। स्कूल और यूनिवर्सिटी हमें अमीर बनना और अपनी आज़ादी पाना नहीं सिखाती। अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस कैसे शुरू करना है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे अचीव करना है, ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती। हमें बॉक्स से बाहर निकलकर सोचना और अपनी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता। इसके बजाय हमें घर से लेकर स्कूल में और काम पर सिर्फ अथॉरिटी की बात मानना सिखाया जाता है। और इससे आगे पी का मतलब है प्रोमिसेस। इकोनॉमिक रिलीजन प्रॉमिस करता है कि अगर आप कॉलेज की डिग्री को पूरा कर लेंगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप उस लेटेस्ट कार या स्मार्टफोन को खरीद लेंगे तो उसके बाद आप खुश रहेंगे। ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप सेविंग 40 से 50 सालों तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक मिलेनियर बन जाएंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट पैसों को छापती रहती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती रहती है। और आखिर में है टी, यानी टैक्सेशन। जब आपको आपकी सैलरी मिलती है तो सबसे पहले आपका टैक्स कटता है। जब आप खाना या दूसरी बेसिक चीज़ें भी खरीदते हैं तब भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ तक कि जब आप सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट करके कोई कमाई करते हैं तो उस पर भी आपको एक टैक्स देना पड़ता है। हर साल आपको गाड़ी का टैक्स, घर का टैक्स, यहाँ तक कि अगर आपको अपने किसी दोस्त से या किसी से कुछ गिफ्ट भी लेना है तब भी आपको एक टैक्स देना पड़ता है। क्या आप अब भी मानते हैं कि रैट रेस सच में नहीं है? क्या आप इससे बाहर नहीं निकलना चाहते? अगर आप स्क्रिप्ट को ख़त्म कर पाए तो आप खुद को आज़ाद कर लेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो इस स्क्रिप्ट की स्ट्रेटजी को ब्रेक करके आगे बढ़ते हैं द अनस्क्रिप्ट स्ट्रेटजी की तरफ। कर्ट शेयरवुगेल, जो एक साइकिलिस्ट हैं, 2016 में उन्होंने सबसे ज़्यादा साइकिल चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। हर रोज़ 209 मील साइकिल चलाकर उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। अब सवाल ये उठता है कि उनके पास इतना टाइम कैसे मिलता है कि वो रोज़ 209 मील साइकिल चला सकें। तो इसका जवाब है कि वो स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो एंटरप्रेन्योर जो अनस्क्रिप्टेड होते हैं। ये उन एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है जिन्होंने ज़मीन से शुरू होकर अपने बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाया है। उनमें पक्का इरादा, ओपन माइंडसेट और सीखने की इच्छा होती है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली होती है और उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। आज उनके पास अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल है और अपने पैशन को फॉलो करने की एबिलिटी भी है। लेकिन बदकिस्मती से इस कैटेगरी में सिर्फ 1% लोग आते हैं, जबकि 99% लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। आप इस रैट रेस से बाहर निकलकर उन 1% अनस्क्रिप्टेड लोगों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन 3 लेवल्स में ग्रेजुएट होना होगा। इन्हें 3 तरह के अनस्क्रिप्टेड एंटरप्रेन्योर कहा जाता है और पहला टाइप है अनप्लग्ड अनस्क्रिप्टी। जब आप 9 to 5 की जॉब से रोज़मर्रा की उसी लाइफ से तंग आकर अपना बिजनेस खड़ा करने की सोचते हैं
और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं। इसमें आप रैट रेस का हिस्सा बने रहने से इनकार कर देते हैं। सही टाइम पर सही डिसीजन लेकर आप इस रैट रेस से एस्केप कर लेते हैं। और आगे दूसरा टाइप है फास्ट लेन अनस्क्रिप्टी। रैट रेस की अवेयरनेस के बाद अब बारी आती है एक्शन लेने की। एक्शन लेने में आपको कई फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा और आपके बिजनेस को सक्सेस होने में कुछ साल लगेंगे। ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। फास्ट लेन अनस्क्रिप्टी होने का मतलब है कि आखिरकार अब आपका आपके टाइम के ऊपर पूरा कंट्रोल है और आप अब उन चीज़ों को खरीद सकते हैं जिन्हें पाने के आप सपने देखा करते थे। और आगे तीसरा टाइप है लिबरेटेड अनस्क्रिप्टी। ऐसा तब होता है जब आपके बिजनेस में इतने ज़्यादा पैसे आ रहे होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहें तो एक भी दिन काम ना करें, लेकिन आप फिर भी काम पर जाते हैं। लेकिन अब आप अपनी मर्जी से काम पर जा रहे हैं। जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो आप चैरिटी या दूसरी कंपनी जैसे प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। जैसे बिल गेट्स ने सक्सेस होने के बाद अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक फाउंडेशन की शुरुआत की जो अलग अलग देशों में गरीब बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाने और बीमारियों से लड़ने जैसे काम पर फोकस करती है। जब आप एक लिबरेटेड अनस्क्रिप्टी होते हैं तब आप 24/7 कमाते रहते हैं। आप पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं होता और इस स्टेज में आपको जॉब पर एक भी दिन जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास बहुत सारा पैसा होता है और यहाँ पर आपको अपने काम से किसी को खुश नहीं करना है, बल्कि आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होती है। अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ बिजनेस ही क्यों, पैसा तो हम इन्वेस्टिंग से भी कमा सकते हैं। इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि आपके पैसे स्टॉक मार्केट के क्रैश होने या किसी इकोनॉमिक क्रैशिश यानी मंदी के आने से रिस्क पर चले जाते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि इस समय इन्वेस्टर को शांति बनाए रखनी चाहिए और अपने शेयर बेचने नहीं चाहिए। समय बीतने के साथ स्टॉक मार्केट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर आप अपने पैसों को खोने के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते तो आप ऑथर एम.जे. डिमार्को की एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं। आपको वॉल स्ट्रीट पर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहिए और अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहिए। कुछ एंटरप्रेन्योर्स कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी मिलेनियर बन गए थे। अनस्क्रिप्टेड 1% में शामिल होने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको एवरेज 99% लोगों की तरह सोचना बंद करना होगा। और समरी में आगे समझते हैं द प्रॉफिट लोकस स्ट्रेटजी के बारे में। आप पैदा हुए तब से ही इस रैट रेस का हिस्सा बने हुए हैं। आपका माइंडसेट भी एक चूहे जैसा जो हर रोज चीज को पाने के लिए दौड़-भाग करता है। लोकस माइंडसेट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दूसरा शब्द है। आपको वेज लोकस और सैलरी लोकस से आगे बढ़कर प्रॉफिट लोकस की तरफ जाना होगा। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके पास वेज लोकस होता है। दूसरे आसानी से आपको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्किल एवरेज होती है। आप बार बार अपनी जॉब बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हर जगह घंटे के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। इसमें आप पैसों के बदले अपना टाइम दे रहे हैं। हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक सिस्टम के कंपोनेंट की तरह समझती है जिसकी जगह किसी और को भी रखा जा सकता है। ठीक वैसे ही आप भी एक ऐसे जॉब ढूंढते रहते हैं जहां आपको ज़्यादा पैसे मिले। अगर कोई दूसरी कंपनी आपको ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा पैसा दे रही है तो आप तुरंत उस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर आप एक इंजीनियर या डेंटिस्ट के जैसे प्रोफेशनल हैं तो आपके पास सैलरी लॉकस होता है। आपके पास एक स्पेशल स्किल होती है जिसे आपको हर साल अपग्रेड करते रहना होगा, नहीं तो आप एक ही सैलरी पर अटके रहेंगे। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्किल्स सीखनी होगी। उम्मीद है कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल और एम्प्लॉयज़ के बीच में फ़र्क समझ गए होंगे। प्रोफेशनल लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके हर साल अपनी सैलरी को बढ़ाने का गोल रखते हैं। एम्प्लॉयज़ के साथ अगर चीज़ें सही ना हों और अच्छे चांस ना मिलें तो वो गरीब हो जाएंगे। वहीं अगर प्रोफेशनल के साथ चीज़ें सही ना हो तो वो एवरेज बन जाएंगे। तो वेज लॉकस और सैलरी लॉकस को समझने के बाद अब बढ़ते हैं प्रॉफिट लॉकस की तरफ। ये एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट होता है। ये वैल्यू क्रिएटर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट के नेट परसीव वैल्यू के जरिए कमाते हैं। प्रॉफिट वो दूसरा शब्द है जो नेट परसीव्ड वैल्यू या एनपीवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोडक्शन में लगे खर्चे और कस्टमर से मिलने वाली वैल्यू के बीच का अंतर होता है।
एग्जाम्पल से समझने के लिए मान लीजिए कि आपने कोई नया गैजेट लॉन्च किया है जिसे लॉन्च करने में $30 की लागत आई है। लोग इसे लेने के लिए $60 देने के लिए तैयार हैं। इस तरह आपको $30 का प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, इसलिए प्रॉफिट भी आप ही का है। जो वैल्यू आप क्रिएट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप लोगों को जो वैल्यू दे सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप हमेशा और भी बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफर कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी के बाद अब हम रिटर्न स्ट्रेटजी को भी समझते हैं। बुक के ऑथर के होम टाउन में एक छोटा सा फैशन बुटीक था। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ उस स्टोर में गए। MJ डिमार्को ने उसकी मालकिन, जो एक बुजुर्ग औरत थी, उनसे पूछा कि क्या उनका कोई ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट है। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, और उन्हें उम्मीद थी कि MJ डिमार्को उन्हें ऑफर देंगे कि वो उनके लिए एक ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट बना के दें। यहाँ भले ही उस बुजुर्ग औरत का अपना बुटीक था, लेकिन फिर भी वो रैट रेस में फंसी हुई थी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल बहुत बेकार था और उनकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। मान लीजिए कि उस छोटे से बुटीक में हर हफ्ते सिर्फ 100 लोग आते हैं। ये वो लोग हैं जो उस स्ट्रीट से पैदल या गाड़ी से गुजरते होंगे। क्योंकि उस औरत का कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है, इस वजह से उसके पास कभी 1000 या 10,000 कस्टमर नहीं आ सकते। चाहे वो पूरा 1 साल या 10 साल भी मेहनत कर ले, तब भी वो इस नंबर तक नहीं पहुंच सकती। वो इस बुटीक से कभी $2 मिलियन कमा नहीं सकती, बल्कि सोच भी नहीं सकती। वो औरत एक बिजनेस चला रही है, लेकिन अभी भी वो रैट रेस जैसी इकोनॉमी को फॉलो कर रही है। ऐसे माइंडसेट को बदलना मुश्किल होता है। एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि सक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में और उन्हें वैल्यू देने पर डिपेंड करती है। इस तरह आपको एसिमेट्रिक रिटर्न मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप फ़ोन सेल करते हैं और हर फ़ोन का पीस सेल करने पर आपको $25 का प्रॉफिट होता है। आप हर रोज़ 50 पीस बेचते हैं। इस तरह आप 11 साल में 5 मिलियन कमा सकते हैं। आप स्केल या मैग्नीट्यूड के जरिए सेल कर सकते हैं। स्केल का मतलब है कि आप कितनी यूनिट बेच सकते हैं। मान लीजिए आप 10 मिलियन फ़ोन केस बेचते हैं, जिसमें आपको हर केस पर $1 का प्रॉफिट होता है। इससे आप 10 मिलियन कमा लेंगे। स्केल इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट का असर कितना है। मान लीजिए कि आप 1000 ब्रॉन्ज की मूर्तियां बेचते हैं, जिसमें आपको हर पीस पर 10,000 का प्रॉफिट होता है, तब भी आप $10 मिलियन कमा लेंगे। इससे हमें पता चलता है कि स्केल कई लोगों को टारगेट करता है, वहीं मैग्नीट्यूड कम लोगों को टारगेट करता है। किसी भी तरह से आपका बिजनेस मॉडल ब्रिलियंट होना चाहिए। मैथ्स पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो भले ही आप 24/7 कमा रहे हैं, तब भी आप मिलीनियर नहीं बन सकते। एक इफेक्टिव सिस्टम के बिना आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द वैल्यू मैरिज स्ट्रेटेजी। वैल्यू 5 तरह की होती है। पहली है ट्रू वैल्यू, यानी असली वैल्यू। ये आपके प्रोडक्ट द्वारा दिए जाने वाली वो वैल्यू है जो तब मिलती है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपने पानी की बोतल खरीदी और उसे पीकर आपकी प्यास बुझ गई, या आपने कोई बुक खरीदी और उसे पूरा पढ़ा। और इसके बाद दूसरी होती है यूटिलिटी वैल्यू। ये इस बात पर बेस्ड होती है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करता है। यानी जो बुक आपने खरीदी उसे पूरा नहीं पढ़ा, उसके कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद आपने उसे बंद कर दिया क्योंकि आपको उस पर भरोसा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस समरी की जो रियल बुक है द ग्रेट रैट एस्केप को पूरा पढ़ लेते और उसके लेसन्स को अप्लाई करते हैं, तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू उस बुक की ट्रू वैल्यू से मैच करेगी। वैसे अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं तीसरे टाइप की वैल्यू है रिलेटिव वैल्यू। इसका मतलब होता है मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में आपके प्रोडक्ट की ट्रू वैल्यू क्या है। हम मान लीजिए आप कोई बेकरी प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन मार्केट में और बहुत सी कंपनियां हैं जो ये सेम काम कर रही हैं। अब आपको अपने प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज ऑफर करनी होगी जो बाकियों से डिफरेंट हो। अगर आपके पास ऑफर करने के लिए कुछ अलग नहीं होगा तो आप रिलेटिव वैल्यू में फेल हो जाएंगे। और आगे चौथी वैल्यू है सरप्लस वैल्यू।
यहाँ आप दूसरों से कम दाम ऑफर करते हैं। जब सारे प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं तब कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका दाम बाकियों से कम होगा। और आखिरी टाइप है परसीव्ड वैल्यू। इसका मतलब होता है आपके प्रोडक्ट का ट्रू वैल्यू के साथ ही आपकी मार्केटिंग। इसमें आपके प्रोडक्ट के साथ उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइज, ब्रांड, मैसेज वगैरह शामिल होते हैं। कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में उसकी परसीव्ड वैल्यू की वजह से उसे खरीदता है। उन्हें उम्मीद होती है कि आप मार्केटिंग करते वक्त जो वादा करते हैं वैसा ही प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। स्कैमर्स बहुत ज़्यादा देने का वादा करते हैं लेकिन डिलीवर कम करते हैं। उम्मीद है आप उनके जैसा नहीं बनना चाहेंगे। आपको ट्रू वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू और परसीव्ड वैल्यू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। आपका प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से हटके होना चाहिए। आपने उस प्रोडक्ट के बारे में जो वादा किया है वैसा ही डिलीवर करना चाहिए और अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और आगे है वैल्यू स्क्यू स्ट्रेटजी। जब भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ ऑप्शंस में से चूज करते हैं। आपके मन में उन क्वांटिटीज़ को चुनने के लिए कंपटीशन चलता है जिसकी आप ज़्यादा वैल्यू करते हैं और उसे ही चुनते हैं। स्क्यू वैल्यू एक तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से हटकर दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको दो या दो से ज़्यादा क्वालिटीज़ को पॉजिटिव तरीके से स्क्यू करना होगा। अगर आप एक प्रोडक्ट में 4 या 4 से ज़्यादा पॉजिटिव क्वालिटीज़ मिलाकर बेचते हैं तो आपके प्रोडक्ट सेल होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। और इसके बाद हम समझते हैं फास्ट लेन स्ट्रेटजी को। जब इस बुक के ऑथर ने शुरुआत की थी तब उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कौन से बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहिए। आप भी शायद अभी कुछ ऐसी ही सिचुएशन में होंगे। अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि आपका आइडिया काम करेगा भी या नहीं, सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। आपको चिंता इसलिए होती है क्योंकि आपके बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाई करनी पड़ती हैं। इसके अलावा आपको ये भी नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगा भी या नहीं। इसी वजह से इस बुक में इस फास्ट लेन स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। फास्ट लेन स्ट्रेटजी 5 फैक्टर से मिलकर बनी है जिन्हें CENTS कहा जाता है। इसमें हर लेटर का एक प्रिंसिपल है। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है CENTS। यहाँ पर C का मतलब है कंट्रोल, जिसका मतलब है आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये खुद अपने दम पर स्मूथली चलना चाहिए, भले ही आप वहाँ पर हों या ना हों। इस सिस्टम में पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक सारा सिस्टम स्मूथ और इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए। और आगे E का मतलब है एंट्री। इसका मतलब है कि अगर आप किसी टाइप के बिजनेस में एंटर आसानी से कर सकते हैं तो वहाँ पर मौके भी कम मिलेंगे। जिस बिजनेस में एंटर करना ज़्यादा मुश्किल होगा वहाँ मौके भी ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा पैसे कमाने में मदद करेगा। अपने शहर में उन दुकानों के बारे में सोचें जो एक जैसे सेम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हो सकता है वो कोई नया ट्रेंड आया हो या फिर रॉ मटेरियल खरीदना आसान हो। क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई भी बिजनेस वाला दूसरे से ज़्यादा अच्छा कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि वो कभी मिलीनियन बन पाएंगे? और इस स्ट्रेटजी में आगे N का मतलब है नीड। अगर आपके प्रोडक्ट से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। क्या आपका प्रोडक्ट लोगों की इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करता है? क्या वो यूनिक है या क्या उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील है? अपने फेवरेट ब्रांड के बारे में सोचें। कई लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो नीड प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और आगे T का मतलब है टाइम। आपकी इनकम इस बात पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि आप कितने घंटे काम करते हैं। आपको शुरुआत से ही सिस्टम में एक स्मूथ सिस्टम बनाना चाहिए ताकि अगर आप वहाँ पर नहीं भी हो तो भी आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहे। आप वेकेशन पर जा सकें, अपने परिवार के साथ टाइम बिता सकें, उस समय भी आपका बिजनेस ढेर सारे सेल्स करता रहे। और यहाँ पर आखिरी लेटर S का मतलब है स्केल। यानी आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आसानी से रिपीट किया जा सके। अगर आपका सिस्टम अच्छे से चलता है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पहले स्टोर को परफेक्ट बनाना होगा ताकि आप उसकी फ्रेंचाइजी बना सकें और उसके दूसरे ब्रांच खोल सकें। अब आपका गोल इन सेंट्स के 5 प्रिंसिपल को अचीव करना होगा ताकि आप इस सक्सेस की राह पर आगे बढ़ सकें
और उस 1% में आप भी एंटर कर सकें। और सेंट के बाद आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं स्मॉल विंस स्ट्रेटजी को। ऑथर को कई ऐसे लोग मिलते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके पास कई आइडियाज़ भी हैं, पर वो आइडियाज़ सेंट्स के सभी प्रिंसिपल पे पूरे नहीं उतरते। और ऐसे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो कभी अपने बिजनेस आइडिया को ट्राई नहीं करते, ग्राउंड लेवल पे कभी वो काम नहीं करते। आपको मार्केट से जुड़ना चाहिए या लोगों को चीज़ें सेल करना शुरू करना चाहिए। जो लेसन्स आप अपने पहले कस्टमर से सीखेंगे उनको इम्प्रूव करने में, आगे बढ़ने और बेहतर मौके पाने में आपको मदद मिलेगी। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको छोटी छोटी जीत पर ध्यान देना चाहिए। ये आपकी पहली कमाई है और इससे आपको सीखने को बहुत लेसन्स मिलते हैं। अगर आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पहले छोटी छोटी जीत हासिल करनी ही चाहिए। आपको बाहर निकलना चाहिए और अपने आइडियाज़ को ट्राई करना चाहिए। आपको अपने कस्टमर को ढूंढकर उनसे जुड़ने की कोशिश करनी होगी। शुरुआत में अगर सेंट्स के सारे प्रिंसिपल अचीव ना कर पाएँ तो भी निराश ना हों। अपना पहला कदम बढ़ाएं। अपनी पहली छोटी जीत पाने के लिए, छोटा सा प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ना कुछ करें। एक बार जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं और सीख जाते हैं तो धीरे धीरे करके आप सेंट्स के सारे गोल अचीव करने को अपना टारगेट बना सकते हैं। तो आगे जानते हैं मार्केटिंग टाई ब्रेकर प्रिंसिपल को। आपने सेंट्स के सारे रूल फॉलो करते हुए मान लीजिए कोई गैजेट बनाया, लेकिन कुछ और कंपनियां भी वो सेम गैजेट बना रही हैं, सेम फीचर, सेम फ़ायदे, सेम डिज़ाइन। तो ऐसे में आप अपने कस्टमर्स को कैसे लुभाएंगे? सभी चीज़ें बराबर होने के बावजूद भी आप एक पावरफुल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है मार्केटिंग। मार्केटिंग ही आपके प्रोडक्ट को परसीव्ड वैल्यू बनाता है। ये आपके प्रोडक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि मार्केटिंग में प्रोडक्ट का लेबल, इमोशनल स्टोरी, आपको कन्विंस करने वाले ऐड, प्रभावकारी हेडलाइंस जैसी क्वालिटीज़ शामिल होती हैं। अच्छी मार्केटिंग से अच्छे एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स सभी अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको सीखना ही होगा कि मार्केटिंग कैसे होती है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सीखा ना जा सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग बुक्स पढ़ें और एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें। जिस प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग की जाती है वो कई कंपटीटर्स को पीछे छोड़ जाता है। और आगे समझते हैं द डन किल्स डाउट प्रिंसिपल को। जब ऑथर का पहला बिजनेस ग्रो कर रहा था और उन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी तो उनकी माँ उनकी कंपनी में एक एम्प्लॉय बन गई। वो उन अकाउंट्स को संभालती थी जिसमें डिमार्को के बिजनेस में पैसे आते थे। उनकी माँ को उनसे कुछ बिजनेस आइडिया के बारे में पता था। उन्हें डिमार्को पर डाउट था क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते थे कि वो अमीर हो जाएंगे। उनकी माँ उन्हें सपोर्ट करती थी लेकिन प्रैक्टिकल भी थी। लेकिन अकाउंट संभालते हुए उनकी माँ को ये समझ में आया कि ये बिज़नेस सच में ग्रो कर रहा है। उनकी माँ हैरान हो गई, लेकिन उसके बाद डिमार्को पर डाउट करना बंद कर दिया। कुछ साल बाद उनके एक ही चेक ने उनकी माँ के सारे उधार चुका दिए थे। असल में कोई आपके सपनों की या प्लान की परवाह नहीं करता। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस आइडिया के बारे में पोस्ट करें तो आपके सोशल मीडिया के दोस्त उस पर लाइक करेंगे, लेकिन असल में लोग बहुत शक्की होते हैं। वो आप पर डाउट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप फेल हो सकते हैं। इसलिए हर डाउट को ख़त्म करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो लोग रैट रेस में होते हैं वो आपको पीछे खींचते रहेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा ना करने दें। बस आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। एक दिन आपकी कामयाबी सबको जवाब खुद दे देगी। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द 3A स्ट्रेटजी। 3A स्ट्रेटजी साइंटिफिक मेथड से बनाया गया है। इसमें 3A हैं: एक्ट, एसेस और एडजस्ट। बिजनेस ट्रायल एंड एरर मेथड पर डिपेंड करता है। एक्ट का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, किसी नई स्ट्रेटजी को ट्राई करना या किसी नए बिजनेस को शुरू करना। इसमें आप एक स्टेप उठाते हैं और देखते हैं कि लोग उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो आपका कपड़े का व्यापार है और आप एडवर्टाइजमेंट के लिए 5,000 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन सेल में कोई इजाफा नहीं होता है। तो अगला स्टेप है एसेस करना। आपका ऐड काम नहीं आया, इसलिए आपको इसकी वजह पता करनी होगी। क्या आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है? क्या आपके ऐड में कोई गलती है? क्या आपकी वेबसाइट असरदार नहीं है?
क्या आपको अपने ब्रांड में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? इन बातों का पता लगाना ज़रूरी है और आखिर में आपको एडजस्ट करना होगा। अब आपको प्रॉब्लम और उसकी वजह के बारे में पता चल चुका है, तो आपको उसका सल्यूशन ढूंढना होगा। मान लो आपकी ऐड इसलिए फेल होगी क्योंकि वो टारगेट कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाई, तो आप फिर से एक्शन लेते हैं और रिजल्ट को एसेस करते हैं। आप नई स्किल सीखने, ऑनलाइन रिसर्च करने या बुक्स पढ़ने जैसी एडजस्टमेंट करते हैं। आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं जब तक आखिर में आप एक सेल नहीं कर लेते। रिजल्ट आपको जहां ले जाएं वहां खुद को जाने से रोकना नहीं चाहिए। अगर आप एक्शन लेते रहेंगे, एसेस करते रहेंगे और एडजस्ट करते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। हमेशा फीडबैक को सुनें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। आपको मार्केट की डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं अपने कंक्लूज़न पे। इस समरी में आपने रैट रेस के बारे में जाना, आपने उस स्क्रिप्ट के बारे में जाना जिसे हम फॉलो करते हैं। स्क्रिप्ट यानी स्कूलिंग, कंज्यूमरिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इग्नोरेंस, प्रॉमिसेस और टैक्सेस। इससे आज़ाद होने के लिए आपने खुद को बिजनेस शुरू करना होगा और अनस्क्रिप्टेड होना होगा। आपने उन अनस्क्रिप्टेड 1% लोगों के बारे में जाना। अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल करने के लिए आपने सेंट फ्रेमवर्क के बारे में जाना, CENTS, कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल। आपने ये भी जाना कि छोटी शुरुआत और छोटी जीत से शुरू करना चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केटिंग करने के बारे में समझा। इसके बाद आपने 3A स्ट्रेटजी के बारे में भी जाना। ज़िंदगी भर सीखते रहने वाले इंसान बने। जो चीज़ आप जानना चाहते हैं वो बुक्स में और इंटरनेट पर मिल सकती है, इसलिए जो भी चीज़ आपको प्रोग्रेस करने में, आगे बढ़ने में मदद करती है, उसे जानें, सीखें। इस समरी में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप भी इस रैट रेस से बाहर निकल के उन 1% लोगों में आ सकते हैं और ऐसा आप ज़रूर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह आज की समरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ, लेकिन उससे पहले आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई आपका सवाल या सुझाव हो तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलेंगे नई वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।